बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। यूएचएस के कोर्स के अकॉर्डिंग आज हम जो टॉपिक करने जा रहे हैं हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स में, उसका नाम है इंटरनल एनर्जी। ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे रेलिवेंट कई एमसीक्यूज भी आपसे पूछे गए हैं। तो आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इंटरनल एनर्जी के बारे में हमारी बुक हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन देती है। तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट, मैं आपको ये बताता चलूँ कि इंटरनल एनर्जी होती क्या है। इंटरनल एनर्जी इज द सम ऑफ इंटरनल एनर्जी, जिस तरह के मैंने यहां पर लिखा भी है, इंटरनल एनर्जी इज द सम ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। इंटरनल एनर्जी इज द सम ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ एनर्जी अ गैस मॉलिक्यूल और अ सब्सटेंस हैज। ऑल फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। आप बोलेंगे सर ऑल फॉर्म्स ऑफ एनर्जी का क्या मतलब है? डियर स्टूडेंट, जिस तरह कि आप लोगों ने पढ़ा एनर्जी की टाइप्स, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, और भी आप लोगों ने बहुत सी टाइप्स पढ़ी, मैकेनिकल एनर्जी। अगर मैं उन तमाम एनर्जी की टाइप्स को सम अप कर दूं तो जो एनर्जी आएगी डेट इज कॉल्ड इंटरनल एनर्जी। तो याद रखिएगा, इंटरनल एनर्जी को हम रिप्रेजेंट करते हैं यू से। इसका सिंबल जो है इसको रिप्रेजेंट करने का वो हमारे पास है, इट इज डिनोटेड बाय यू। मैं यहां पर लिख भी देता हूं, इसको हम डिनोट करेंगे यू से। इज इट ओके? अच्छा, अब स्टूडेंट जरा देखें, तो इंटरनल एनर्जी को जब हम डिफाइन करेंगे तो हम बोलेंगे इंटरनल एनर्जी में काइनेटिक एनर्जी, और इसकी तमाम टाइप्स आ जाएंगी, ऑल टाइप्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। आप बोलेंगे सर काइनेटिक एनर्जी की ऑल टाइप्स का मतलब क्या है? काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल, काइनेटिक एनर्जी वाइब्रेशनल, काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल। ओके, और इसी तरह पोटेंशियल एनर्जी, इसकी ऑल टाइप्स, इसमें भी काइनेटिक, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और वाइब्रेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ये सारी एनर्जी आ जाएंगी, प्लस ऑल अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। बाकी तमाम एनर्जी की जो फॉर्म है, ऑल अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, ऑल अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। जब इन तमाम को आप सम करेंगे तो जो आपके पास एनर्जी आएगी डेट इज कॉल्ड इंटरनल एनर्जी। लेकिन डियर स्टूडेंट, आप जानते हैं हीट और थर्मोडायनेमिक्स के अंदर जो हमारा वर्किंग सब्सटेंस है वो एक आइडियल गैस है। अगर आपको याद हो जनरल गैस इक्वेशन और काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी, और जो हमने प्रेशर ऑफ गैस का रिलेशन ड्राइव किया था, वो हमने गैस का आइडियल बिहेवियर लेके कैलकुलेट किया था। तो हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स के अंदर जो हमारा वर्किंग सब्सटेंस है वो एक आइडियल गैस है। तो डियर स्टूडेंट, जब मैं आइडियल गैस की बात करूंगा तो आइडियल गैस के अंदर क्या, तब भी जब मैं आइडियल गैस की बात करूंगा, पहले मैं लिख लेता हूं कि वर्किंग सब्सटेंस जो है वो आइडियल गैस है हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स के अंदर। तो जब हम आइडियल गैस की बात करेंगे तो उस केस में जो इंटरनल एनर्जी है, क्या अभी वो तमाम एनर्जी का सम होगी? जिस तरह के स्टूडेंट आप जानते हैं जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं उनका साइज बहुत स्मॉल होता है। आपकी बुक की लाइन है, दे आर वेरी स्मॉल पॉइंट मैसेज, बहुत छोटे छोटे मैस होते हैं। जिस तरह कि आप लोगों ने काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी का पार्ट में पढ़ा, अ फाइनाइट वॉल्यूम ऑफ गैस कंटेन अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। तो ये जो एक गैस मॉलिक्यूल है उसका साइज बहुत स्मॉल होता है, अ गैस मॉलिक्यूल इज वेरी स्मॉल। और यही वजह है जो गैस मॉलिक्यूल हैं उनकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो अप्रॉक्सीमेटली जीरो होती है। क्यों? अगर आपको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला याद हो, mgh, अगर इसमें m वाला फैक्टर -23 में होगा, 10⁻22 में होगा, तो ये मैस इतना स्मॉल है कि पोटेंशियल एनर्जी निग्लिजिबल होगी। तो यहां से फिर पोटेंशियल एनर्जी तो निकल जाएगी। अब बची कौन सी एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी, ऑल टाइप्स। और मैं आपको बताता चलूं, आइडियल गैस की जब आप बात करेंगे तो मेन कंट्रीब्यूशन जो इंटरनल एनर्जी के अंदर होता है वो काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल का होता है। तो मैं यहां पर लिख देता हूं कि मेनली जो इंटरनल एनर्जी है U, इट इज ड्यू टू और अप्रॉक्सीमेटली इज इक्वल टू एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। आप बोलेंगे सर बाकी एनर्जी कहाँ गई, रोटेशनल और वाइब्रेशनल? तो स्टूडेंट, मैं आप लोगों को ये बात बताता चलूं कि मैं ये आपसे कहता हूं कि इंटरनल एनर्जी कई एनर्जीज की कंट्रीब्यूशन है। लेकिन जब आप आइडियल गैस की बात करेंगे तो आइडियल गैस की रैंडम मोशन की वजह से जो एनर्जी होगी डेट इज काइनेटिक एनर्जी लीनियर। अब अगर एक चीज, अगर इंटरनल एनर्जी लेट अस सपोज 100 जूल है तो उसमें से 99.9% पार्ट जो है वो काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल का है, और बाकी जो 0.01 पार्ट है वो दूसरी एनर्जीज का है, या बाकी जो थोड़ा सा पार्ट है वो दूसरी एनर्जीज का है। तो इसका मतलब है कि इंटरनल एनर्जी इज मेनली ड्यू टू काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशन। तो बच्चों, ये बुक की लाइन है जो आप लोगों ने याद रखनी है। और इसी के साथ अगर आपको याद हो तो हम काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशन का हमने रिलेशन पढ़ा था, टेम्परेचर इज द मेजर ऑफ, अगर हमने टेम्परेचर को मेजर करना हो तो हम गैस मॉलिक्यूल की
एवरेज ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी से मेजर करते हैं। जितना गैस मॉलिक्यूल की एवरेज ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी उतना उनका टेम्परेचर भी ज्यादा होगा। आप बोलेंगे सर जो एवरेज ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी है वो तो इंटरनल एनर्जी के भी इक्वल है इन केस ऑफ आइडियल गैसेस। तो इसका मतलब स्टूडेंट ये हुआ कि जो इंटरनल एनर्जी है, अगर आप देखें तो U यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी के अप्रोक्सीमेटली इक्वल आ रहा है और यहाँ पे टेम्परेचर काइनेटिक एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इंटरनल एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ये जो मैंने लाइन लिखी है ये आपने याद रखना है, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूं। इंटरनल एनर्जी ऑफ आइडियल गैस, इंटरनल एनर्जी ऑफ आइडियल गैस मॉलिक्यूल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अब स्टूडेंट आप लोगों ने याद रखना है जितना गैस मॉलिक्यूल्स का टेम्परेचर ज्यादा होगा, टेम्परेचर का ज्यादा होना एक इंडिकेशन है कि इंटरनल एनर्जी भी ज्यादा होगी, और जितना टेम्परेचर गैस मॉलिक्यूल्स का कम होगा उतनी इंटरनल एनर्जी भी कम होगी। टेम्परेचर ज्यादा कब होगा? जब एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, और टेम्परेचर ज्यादा होगा तो इंटरनल एनर्जी इंक्रीज करेगी, और जब टेम्परेचर कम होगा तो इंटरनल एनर्जी डिक्रीज करेगी। इंटरनल एनर्जी भी तमाम एनर्जीज की तरह ही एक एनर्जी है, तो इसका यूनिट जो है वो एनर्जी की तरह जूल ही होता है। अब डियर स्टूडेंट हम अपनी बुक्स की लाइन को फॉलो करते हैं। स्टूडेंट अगर मैं गैस मॉलिक्यूल्स को इफ आई वांट टू इंक्रीज इंटरनल एनर्जी, और अगर मैं गैस मॉलिक्यूल्स को हीट करूं तो हीट करने से बेसिकली क्या होगा, जो हीट एनर्जी है वो इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। हीट एनर्जी, जब मैं गैस मॉलिक्यूल्स को हीट करूंगा तो उस केस में जो हीट एनर्जी है वो इंटरनल एनर्जी एक स्टेट फंक्शन है, इसलिए आप इसको यहाँ पे डेल्टा यू से रिप्रेजेंट कर लें। डेल्टा यू क्या होता है ये भी मैं आपको आगे जाकर बताता हूँ। हीट एनर्जी इज कन्वर्ट इनटू द इंटरनल एनर्जी। अगर आप गैस मॉलिक्यूल्स को हीट करेंगे तो हीट करने से उनकी एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी जो है वो इंक्रीज होगी, और जब उनकी एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी तो इसका मतलब है टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है, इंडिकेशन है कि टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है। जैसे ही टेम्परेचर का मैंने बोला कि इंक्रीज हुआ है, इसका मतलब है इंटरनल एनर्जी भी इंक्रीज हुई है। तो डियर स्टूडेंट जब भी आप किसी चीज को हीट करते हैं तो उस वक्त हीट एनर्जी जो है उससे मॉलिक्यूल्स की जो ट्रांसलेशनल मोशन है वो बढ़ती है। तो इस केस में हम ये भी कह सकते हैं कि हीट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू द इंटरनल एनर्जी। ये आपकी बुक की लाइन है, आपने याद रखना है। हीट एनर्जी को Q से शो करते हैं और हीट एनर्जी इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट होगी अगर आप गैस मॉलिक्यूल्स को हीट कर रहे होंगे। इज इट ओके स्टूडेंट? अब स्टूडेंट इसी के साथ साथ हम चलते हैं एक और आपकी बुक की लाइन जानने के लिए। आपकी बुक ये कहती है कि अगर आप अपने दोनों हाथों को एक दूसरे के ऊपर रब करें तो रब करने से भी जो आपके हाथ हैं वो थोड़ी देर बाद गर्म हो जाएंगे। तो टेम्परेचर का इंक्रीज होना फिर से किस चीज की इंडिकेशन दे रहा है? इंटरनल एनर्जी का इंक्रीज होना। तो यहां पर इंटरनल एनर्जी कहां से आ रही है? यहां पर इंटरनल एनर्जी मैकेनिकल वर्क या मैकेनिकल एनर्जी से आ रही है। जिस तरह ऊपर वाले में हीट एनर्जी कन्वर्ट इनटू इंटरनल एनर्जी, जिस तरह की मैंने आपको एग्जांपल दी। जब आप अपने दोनों हाथों को रब कर रहे होंगे तो उस केस में क्या होगा? उस केस में जो मैकेनिकल एनर्जी है, द मैकेनिकल एनर्जी, मोशन वाली एनर्जी, मैकेनिकल वर्क बोल सकते हैं या फिर आप मैकेनिकल एनर्जी बोल सकते हैं। आपकी बुक मैकेनिकल वर्क का वर्ड यूज कर रही है। मैकेनिकल एनर्जी और मैकेनिकल वर्क इज कन्वर्टेड इनटू द इंटरनल एनर्जी डेल्टा यू। तो डियर स्टूडेंट आपने ये दोनों पॉइंट्स याद रखने हैं। जब हीट एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तब भी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होगी, और जब आप मैकेनिकल एनर्जी देंगे गैस मॉलिक्यूल्स को तो मैकेनिकल एनर्जी देने से जो उनकी वाइब्रेशन है वो जो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी है वो पहले से इंक्रीज हो जाएगी, और ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा, और टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी। तो स्टूडेंट हम ये कह सकते हैं कि मैकेनिकल एनर्जी इज कन्वर्ट इनटू द इंटरनल एनर्जी। तो हमारी बुक ने हमें दो केस बताए हैं जिसमें एक में हीट एनर्जी इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है और एक में मैकेनिकल वर्क या मैकेनिकल एनर्जी जो है वो इंटरनल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो रही है। डियर स्टूडेंट अब हम आगे चलते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं। अगेन मैं बुक की सीक्वेंस को फॉलो कर रहा हूं। हमारी बुक इंटरनल एनर्जी के बारे में हमें ये बताती है कि इंटरनल एनर्जी इज अ स्टेट फंक्शन। आप बोलेंगे सर ये स्टेट फंक्शन क्या होता है? इंटरनल एनर्जी इज अ स्टेट फंक्शन। आप लोगों ने केमिस्ट्री में ये नाम सुना होगा। स्टूडेंट स्टेट फंक्शन किसे बोलते हैं? स्टेट फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होता है विच डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ। एक ऐसा फंक्शन स्टेट फंक्शन मैं बोल रहा हूं, आपकी बुक में लिखा हुआ है, डेफिनेशन मैं नहीं लिखूंगा, मैं सिर्फ बोलूंगा। स्टेट फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है विच डज नॉट डिपेंड ऑन
path forward. It only depend on initial and final position. अगर इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम है तो आप एक बॉडी को, अगर इनिशियल से फाइनल पोजीशन सेम है, आप बॉडी को जिस मर्जी रास्ते से लेके जाएं, इंटरनल एनर्जी सेम आएगी. वो इंडिकेशन है कि इंटरनल एनर्जी एक स्टेट फंक्शन है, बिकॉज इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ नंबर 1 एंड इट इज डिपेंड ऑन व्हाट, इट इज डिपेंड ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन. जिस तरह की हमारी बुक ने इसका एक एग्जांपल दिया आपको. हमारी बुक में एक प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ बना हुआ है. इस प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ के अंदर एक गैस मॉलिक्यूल को हम दो, ये ए और बी दो पाथ हैं. ये वाला पाथ जिसको मैं, ये वाला जो हमारे पास पाथ है इसको हमारी बुक ने C1 बोला हुआ है, और ये दूसरा पाथ है जिसको हमारी बुक ने C2 बोला हुआ है. एक पोजीशन, इनिशियल पोजीशन ये वाली है और फाइनल पोजीशन ये वाली है. अगर आप स्टूडेंट देखें तो एक पाथ वो है जिसके जरिए मैं इस इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन पे जाता हूं, और एक पाथ ये है जिसके जरिए मैं इस इनिशियल पोजीशन से इस फाइनल पोजीशन पे जाता हूं. अगर आप देखें तो पाथ डिफरेंट है लेकिन इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम है. अगर आप अपनी बुक की अकॉर्डिंग बात करें तो इस वक्त जो हमारे पास प्रेशर है गैस का, इस वक्त अगर मैं इन दोनों पॉइंट्स को बुक के अकॉर्डिंग कैटेगराइज करूं, अगर मैं इस पॉइंट को ए बोल लेता हूं या इस पॉइंट को बी बोल लेता हूं, या इसको ए या इसको बी बोल लूं, तो इस वक्त प्रेशर यहाँ पर पी बी होगा, यहाँ पर प्रेशर पी ए होगा, यहाँ पर वॉल्यूम वी ए होगा, और यहाँ पर वॉल्यूम जो है वो वी बी होगा. तो स्टूडेंट आपने यहाँ पर जो बेसिक बात याद रखनी है वो ये है कि भला आप इस रास्ते से जाएं ए से बी की तरफ, भला आप ए से बी की तरफ इस रास्ते से जाएं, अगर इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम होंगी तो C1 इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू C2, क्योंकि इंटरनल एनर्जी पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करती. स्टूडेंट अगर आपको याद हो तो आपने चैप्टर 4 फर्स्ट ईयर में एक टॉपिक पढ़ा था, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फील्ड, जिसमें आप एक बॉडी को ए से बी पर लेके जाते हैं 3 डिफरेंट पाथ्स के जरिए, और तीनों केसेस में अगर आप अपनी बुक को देखें तो तीनों केसेस में आंसर आता है वर्क का -mgh. तो आप ये कहते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स है जो कि पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करती. तो डियर स्टूडेंट बिल्कुल वैसे ही इंटरनल एनर्जी एक स्टेट फंक्शन है जो कि पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करती. स्टूडेंट इसी के साथ मैं आपको बताता चलूं इंटरनल एनर्जी के अलावा थर्मोडायनेमिक्स में स्टेट फंक्शन कौन कौन से हैं. मैं यहां पर शॉर्टकट की फॉर्म में आपको एक सेंटेंस लिख देता हूं, UHS PTV इसमें से हर एक जो नाम है, जिस तरह U है वो किसी ना किसी क्वांटिटी को शो कर रहा है. तो यहाँ पर U का मतलब है इंटरनल एनर्जी, मैं बोल देता हूँ दिस U रिप्रेजेंट इंटरनल एनर्जी. यहाँ पर ये जो H है ये एंथैल्पी को शो कर रहा है, इसमें ये S है एंट्रोपी को शो कर रहा है, इसमें जो P है ये प्रेशर को शो कर रहा है, इसमें T टेम्परेचर को शो कर रहा है, ये कैपिटल V वॉल्यूम को शो कर रहा है, और कैपिटल V गिब्स फ्री एनर्जी को शो कर रहा है. डियर स्टूडेंट थर्मोडायनेमिक्स में ये सारे के सारे स्टेट फंक्शंस हैं. तो अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई स्टेट फंक्शन कौन सा है, तो आपने याद रखना है कि इन 7 के अलावा स्टेट फंक्शन जो है वो कोई भी नहीं है. इन 7 के नाम मैंने भी बोले हैं. जिस तरह अगर आप देखें तो स्टूडेंट इसमें क्यों नहीं आ रहा, हीट एनर्जी नहीं आ रहा. तो अगर मैं आपसे पूछूं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेट फंक्शन, इनमें से एक ऑप्शन दे दूं और एक में हीट एनर्जी लिख दूं एक ऑप्शन में, तो आप देखेंगे कि इन 7 में से हीट एनर्जी क्यों नहीं है. तो हीट एनर्जी इज नॉट अ स्टेट फंक्शन. तो मैंने आपकी आसानी के लिए सेंटेंस बनाया जिसमें दोबारा रिपीट कर रहा हूं. यू का मतलब है इंटरनल एनर्जी, एच का मतलब है एंथैल्पी, एस का मतलब है एंट्रोपी, पी का मतलब है प्रेशर, टी का मतलब है टेम्परेचर, वॉल्यूम एंड गिब्स फ्री एनर्जी. ये सारे के सारे स्टेट फंक्शन है जो कि पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करते बल्कि इनिशियल और फाइनल पोजीशन के ऊपर डिपेंड करते हैं. इसी तरह मैं आपको यहां पर आपकी बुक की एक लाइन भी बता दूं. हमारी बुक ये कहती है कि इंटरनल एनर्जी इज लाइक ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, जो कि पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करती. इंटरनल एनर्जी इज लाइक ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी विच डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ. और स्टूडेंट याद रखिएगा, लास्ट में मैं आपको बताता चलूं, अगर कोई भी साइक्लिक प्रोसेस हो तो आपने एक और बात याद रखनी है. स्टेट फंक्शन में एक तो वर्क पाथ के इंडिपेंडेंट होता है, और एक क्लोज पाथ में या साइक्लिक पाथ में हमेशा वर्क जीरो होता है. तो जब भी आप साइक्लिक प्रोसेस की बात करेंगे आप बोलेंगे सर साइक्लिक प्रोसेस का क्या मतलब, जो दोबारा रिपीट होकर उसी जगह के ऊपर आ जाए. जिस तरह कि मैंने ये फिगर बनाई, इसके अलावा मैं यहाँ पर डिफरेंट साइक्लिक फिगर बनाता हूँ. जिस तरह के ये PV ग्राफ है, अगर दिस इज PV ग्राफ, उस PV ग्राफ में मैंने ये एक साइक्लिक फिगर बनाई है. साइक्लिक मींस कि रिपीट होकर दोबारा उधर ही आ रहा है. तो जितनी भी साइक्लिक फिगर हो, भला वो ट्राइंगल साइक्लिक फिगर हो, भला वो रेक्टेंगुलर हो, भला वो 5 साइडेड हो, भला वो एक सर्कल में हो, तो जितने भी साइक्लिक प्रोसेस होते हैं आपने याद रखना है.
तमाम के तमाम साइक्लिक प्रोसेस के अंदर जो इंटरनल एनर्जी है वो जीरो होगी। जिस तरह अगर आप यहाँ से यहाँ पर जाएं और वापस जब आएंगे तो फिर इंटरनल एनर्जी नेगेटिव होगी। इसकी अगर आप डेरिवेशन देखना चाहते हैं इसी इंटरनल एनर्जी से रेलिवेंट ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी की, तो आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगी अगर आप चैप्टर 4 का टॉपिक निकालेंगे वर्क डन बाय ग्रेविटेशन फील्ड। तो डियर स्टूडेंट, ये भी यूएचएस का एक एमसीक्यू है। उसने हमें डिफरेंट ग्राफ्स दिए थे जिसमें तमाम के तमाम ग्राफ साइक्लिक थे और उसने पूछा था कि किसके अंदर जो है वो इंटरनल एनर्जी जीरो है। तो इसकी ऑप्शन थी डेल्टा ऑल ऑफ दीज, क्योंकि जो उन्होंने हमें ग्राफ दिए थे वो सारे के सारे साइक्लिक थे। तो आपने इंटरनल एनर्जी के बारे में जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं ये याद रखने हैं आप लोगों ने। डियर स्टूडेंट, अब हम इंटरनल एनर्जी से रेलिवेंट कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को देखते हैं। जिस तरह के आपके सामने एक एमसीक्यू है, इसमें आपसे कहा जा रहा है द फिगर शो द पीवी डायग्राम। हमारे पास जो वाई एक्सिस है वहां पे प्रेशर है और जो एक्स एक्सिस है वहां पर वॉल्यूम है। इफ डेल्टा क्यू इज द हीट एनर्जी सप्लाई टू द सिस्टम, डेल्टा यू इज द इंटरनल जो सिस्टम एंड डेल्टा डब्ल्यू इज द वर्क डन बाय द सिस्टम, देन विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट। तो आपने ये बताना है कि इनमें से फॉलोइंग रिलेशन कौन सा ठीक है। स्टूडेंट, अगर आप ध्यान से देखें तो ये ए से, जब आप ए से बी पर गए हैं, जिस फाइनल पॉइंट के ऊपर आप गए हैं, तो जाने का रास्ता और वापस आने का रास्ता एक दूसरे के ऑपोजिट है, मतलब इनिशियल और फाइनल पोजीशन डिफरेंट है। जिस तरह कि मैंने आपको टॉपिक के अंदर भी बताया था कि अगर हम ये वाली फिगर बनाते हैं तो जब मैं यहाँ से यहाँ पर जाऊँगा तो इंटरनल एनर्जी जो है वो, ये वाला पॉइंट हमारे पास कोई भी इनिशियल और ये फाइनल है, तो अगर ये वाले दोनों रास्ते सेम होंगे तब इंटरनल एनर्जी सेम होगी, क्योंकि इंटरनल एनर्जी इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। लेकिन यहाँ पर ये वापस आ रहा है। तो मैंने, अगर आपको याद हो, मैंने लेक्चर के दौरान आपको बताया था कि इंटरनल एनर्जी एक स्टेट फंक्शन है जो कि क्लोज पाथ में, ये साइक्लिक प्रोसेस में हमेशा उसका जो आंसर है वो जीरो आएगा। क्योंकि आप इसको यूं भी कर सकते हैं कि अगर ये वाली इंटरनल एनर्जी C1 और वापस आने वाली इंटरनल एनर्जी C2 है तो ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, तो हमारे पास साइक्लिक प्रोसेस बन गया। तो उस केस में जो इंटरनल एनर्जी आएगी वो हमारे पास जीरो आएगी। तो आपने याद रखना है जितने भी साइक्लिक प्रोसेस होते हैं उनके अंदर इंटरनल एनर्जी जो है वो जीरो होती है, भला जिस तरह की मर्जी साइक्लिक फिगर हो। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा बीटा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस इज। तो अगर आपको याद हो तो आइडियल गैस की इंटरनल एनर्जी सिर्फ उसकी काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशन की वजह से होती है, क्योंकि आइडियल गैस की पोटेंशियल एनर्जी तो ऑलमोस्ट जीरो होती है। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगी डेट इज टोटली काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशन होगा हमारे पास जो मेन एनर्जी होगी। सो राइट ऑप्शन इज अल्फा। अगले क्वेश्चन को अगर आप देखें, विच क्वांटिटी इज नॉट अ थर्मोडायनेमिक स्टेट फंक्शन। तो अगर आपको याद हो, मैंने भी आपको थोड़ी देर पहले टॉपिक में बताया, ये 7 स्टेट फंक्शन है जिनकी मैंने आपको स्कीम याद करवाई यूएचएस पीटीवीजी से, जिसमें इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, एंट्रोपी, प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम और गिब्स फ्री एनर्जी थे। तो अगर आप देखें तो इसमें इंटरनल एनर्जी स्टेट फंक्शन है। हीट एनर्जी क्यू इन 7 में नहीं आता जो मैंने आपको बताए थे। तो यहाँ पर हीट एनर्जी जो है वो स्टेट फंक्शन नहीं है। प्रेशर भी उन 7 में आता है जो मैंने आपको बताए थे, और वॉल्यूम भी उनमें आता है। तो इंटरनल एनर्जी स्टेट फंक्शन है लेकिन हीट एनर्जी स्टेट फंक्शन नहीं है। सो राइट ऑप्शन इज बीटा।